आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत तथा श्रोता की अपेक्षित गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसमें से कौन गतिमान है। जबकि प्रकाश में अगर डॉपलर का प्रभाव हम देखें तो ये केवल प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की अपेक्षित गति पर ही निर्भर करता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास है ऑप्शन आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, दूसरा है आइंस्टीन का अपेक्षिकता का सिद्धांत, तीसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। पर दो टर्म्स की बात करेंगे। पहले तो ध्वनि के लिए। ध्वनि के लिए होता यह है कि देखिए, ध्वनि को उत्पन्न करने वाला कोई एक स्रोत होता है और उसे सुनने वाला एक ऑब्जर्वर या श्रोता होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर मौजूद होते हैं, अब स्रोत यहाँ पर ऑब्वियसली क्या करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा, तो ध्वनि के लिए उसकी एक नियत आवृत्ति होगी। अब ध्वनि संचरण का वेग डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत हमेशा हम लेते हैं स्रोत से श्रोता के मध्य, जिसके लिए वेग के परिमाण को अगर हमने v से प्रस्तुत कर रखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर होता यह है कि स्रोत अगर गतिमान है तो vs उसके वेग को कहेंगे, चाहे उसकी दिशा श्रोता की तरफ या उससे दूर हो सकती है। श्रोता या जो प्रेक्षक हमारे पास है उसके लिए जो उसका वेग होगा उसे वी ओ के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और वो वेग भी यहाँ पर निर्भर करता है कि वो स्रोत की तरफ जा रहा है या स्रोत से दूर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई एक अवस्था यहाँ पर विराम अवस्था भी हो सकती है, और एक तरह से हम कहते हैं कि दोनों श्रोता और स्रोत के मध्य आपेक्षिक गति हो रही है, और कौन इसमें गतिमान है कौन इसमें गतिमान नहीं है ये भी इस पर निर्भर करता है। तो ये डॉपलर प्रभाव अगर हम इस अनुसार से देखें तो डॉपलर प्रभाव बताता क्या है, अगर किसी भी प्रकार से श्रोता और स्रोत के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो हम यहाँ पर डॉपलर का प्रभाव देखते हैं, और उसके हिसाब से हम ये बता पाते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो स्रोत है वो यहाँ पर एक वास्तविक आवृत्ति वाला ध्वनि उत्पन्न करता है, लेकिन जब ये स्रोत से श्रोता की तरफ प्राप्त होती है तो वो वास्तविक न रह करके आभासी रह जाते हैं, और इसका मान कम या ज्यादा हो सकता है। तो उसके लिए सूत्र देखें तो ये हमारे पास बनता है एन डैश, एन डैश का मान होता है एन, और एन के टर्म में हम देखें तो ध्वनि संचरण का वेग हम देखते हैं पहले तो श्रोता के सापेक्ष तो v, और इस हिसाब से धन और ऋण v नॉट हम कहते हैं। इसके अलावा ध्वनि संचरण का वेग स्रोत के सापेक्ष देखा जाता है, तो v धन और ऋण vs हम लेते हैं उनके बीच के आपेक्षिक गति के आधार पर, ठीक है। तो ये तो डॉपलर का प्रभाव हुआ किसके लिए, ध्वनि के लिए, ठीक। अगर यही बात हम कर रहे हैं प्रकाश के लिए, तो हम जानते हैं कि डॉपलर का प्रभाव जो है वो ध्वनि के साथ साथ मतलब यांत्रिक तरंगों के साथ साथ प्रकाश तरंगों मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी सत्य होता है, ठीक। जहां पर अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात क्या करते हैं, डॉपलर का प्रभाव यहाँ पर भी उपयोग होगा, लेकिन इस अवस्था में हम ये कहते हैं कि देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने वाला एक स्रोत होगा S, और प्रकाश को ग्रहण करने वाला एक ऑब्जर्वर या हम कह सकते हैं प्रेक्षक होगा जो प्रकाश को ग्रहण करेगा, ठीक है। इससे वो बताएगा कि प्रकाश उसे प्राप्त हुई है, ठीक। अब यहाँ पर जो प्रकाश के टर्म के लिए जो वेग होता है जिसे हम vs कहते हैं स्रोत के लिए, और जो ऑब्जर्वर होता है उसके लिए वेग को v नॉट कहा जाता है। तो v नॉट का मान जो है प्रकाश के लिए ये हम लेते हैं शून्य के लगभग या शून्य के बराबर या शून्य के टर्म में शून्य के आसपास लिया जाता है। इसका मतलब है कि जो vs का मान होता है वो कहीं ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, ऑब्जर्वर या प्रेक्षक के वेग से, ठीक। यही एक कारण होता है यहाँ पर जिससे कि हम बता पाते हैं कि डॉपलर के प्रभाव का अगर हमने उपयोग करा है, ठीक है। तो डॉपलर विस्थापन हम यहाँ पर लेते हैं। तो डॉपलर विस्थापन हमें कैसे मिलता है, कौन से सूत्र से मिलता है, तो डॉपलर विस्थापन को हम यहाँ पर डेल लैम्डा के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान यहाँ पर होगा, ये बनता है vs। vs क्या बताता है, vs बताता है कि स्रोत जो है जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उसका वेग किसके सापेक्ष, ऑब्जर्वर या प्रेक्षक के सापेक्ष, जहां प्रेक्षक के लिए उसका वेग हम शून्य लेकर के चलते हैं या स्रोत की तुलना में नगण्य मान करके चलते हैं, और प्रकाश के लिए वेग को c से हमने व्यक्त कर रखा, और यहाँ पर लैम्डा का मान जो वास्तविक तरंगदैर्घ्य के मान को प्रदर्शित करता है। डॉपलर विस्थापन का सूत्र किसी इस प्रकार होगा, ठीक है। तो हमें ये जो पूछा गया था कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की अपेक्षित गति पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम कैलकुलेशंस के टर्म पे लें तो यहाँ पर एक कारण वही होता है कि स्रोत के लिए जो उसका वेग होगा वो जो प्रेक्षक है उसके वेग से कहीं ज्यादा होगा, और प्रेक्षक के वेग को हम यहाँ पर लगभग शून्य लेते हैं। तो कारण के तौर पर अगर हम चारों ऑप्शंस में से देख लें तो हमारे पास ये कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं है, तो कोई उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर एक सही ऑप्शन होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।